हम बात करें क्लास 12th मैथ्स लेक्चर। हमारा जो है ये 4th लेक्चर है। और हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन की। सबसे पहले अपन ने क्या कर लिया है, फर्स्ट ए एक्सरसाइज अपन ने पूरी कर ली है और उसके कुछ क्वेश्चंस को हमने समझ लिया है। आज मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के टाइप्स में ही आते हैं। Relation R in a set A is said to be reflexive relation if each element of A is related to itself by R। मान लीजिए कि कोई सेट है हमारा, ये हमने A और A मान लिया। अगर A का हर एक एलिमेंट जो है, ठीक है, वो अपने खुद से, मान लीजिए कि ये यहाँ पर हो गया x1, ये हो गया x2, x3 हो गया, y1 ये हो गया आपका, ये x1, ये x2, ये x3 हो गया। x का हर एक एलिमेंट यदि अपने आप से क्या हो जाता है, इसके अंदर रिफ्लेक्सिव के अंदर कनेक्ट हो जाता है, तो हम यहाँ कहते हैं कि रिलेशन R जो है वो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव होगा। यानी कि हो सकता है कि ये x x2 से भी कनेक्ट है और x1 से भी है, लेकिन सबसे पहले हमको ये बात यहाँ पर ये समझ में आनी चाहिए कि A का हर एक एलिमेंट x1 x2 x3, A का हर एक एलिमेंट जो है वो अपने खुद के साथ क्या बनाना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करना चाहिए। अगर ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर x1 ने x1 से बना लिया, फिर x1 x2 x2 से बना रहा है, फिर x3 से बना रहा है ना। ये सारे जो सेम एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट सेट ए के हैं, जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए सेम हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होगा सेम नंबर्स का, वो कहाँ चला जाना चाहिए, आर के अंदर आ जाना चाहिए। आर के अंदर आ जाएगा x1 फिर आ जाएगा आपका x2 इस तरीके से x3 ये हो जाएगा। जितने भी हमने तीन एलिमेंट लिए तो तीनों के लिए x4 होगा तो x4 आर के अंदर आ जाता है ना। और साथ में और भी कोई आता है, लेकिन एटलीस्ट अपनों को ये सेम ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट तो होना ही चाहिए। एक क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो यहाँ ये उठता है कि सर आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन में भी तो सेम ऑर्डर पेयर के एलिमेंट, सेम एलिमेंट के ऑर्डर पेयर आते हैं और यहाँ पे भी आते हैं, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है। लेकिन यहाँ रिफ्लेक्सिव में इन सभी के अलावा भी कोई हो सकता है, जैसे मैंने आपको बता दिया x1 और x2 आपस में कनेक्टेड है, नो प्रॉब्लम, ये R के अंदर आ तो सकते हैं, लेकिन R में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर भी होने चाहिए, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए जो सेम ए के हर एक एलिमेंट के खुद से बने हुए हैं। समझ में आ रही है, ए के हर एक एलिमेंट का खुद से कौन सा x1 बना, x2 x3 ये तो आना कंपलसरी है। इसके अलावा भी आगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको बोल देंगे कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेम नंबर का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर के अंदर एग्जिस्ट है, आर के अंदर रिलेशन के अंदर आता है, इसलिए आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ में आ रही है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में केवल वही, समझ में आ रही है, आइडेंटिटी रिलेशन में केवल वही यानी कि जो से ए के हर एक एलिमेंट के लिए जो सेम नंबर के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, केवल वो अगर आर में आते हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन, उसके अलावा भी आते हैं तो उसमें हम चेक कर लेंगे कि क्या ये आ रहे हैं क्या, दैट मीन्स द रिलेशन विल बी ए क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आगे। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि देखिए एक एग्जांपल मैंने आपको लिया है यहाँ पर, ए क्या है, ए जो है वो सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स है। ठीक है, जितने भी ट्राइंगल होते हैं प्लेन के अंदर, ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है, किसी प्लेन सरफेस के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स होंगे उन सभी ट्राइंगल का क्या है, एक सेट ले लिया। फिर दूसरा ये बोल रहा है R contain the ordered pair as you know that T1 T2 such that T1 is congruent to T2। R के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसमें हमने T1 T2 नाम दे दिया है, आप ये भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, T2 के कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रही बात। तो R जो हो गया आपका हो गया T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, यानी कि T1 जो है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ रखी है अच्छी तरीके से, है ना। अब नहीं पढ़ी है तो एक बार वो डिस्कस कर ले, क्योंकि बेसिक क्या है कि अपन कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं, हम आईएमपी क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि ये मार्क्स वाला आ रहा है 5 नंबर का, जो उसके ऊपर हम बहुत अच्छी तरीके से फोकस करते हैं। और वो 5 नंबर के पीछे हम बेसिक तो झंडे उड़ा देते हैं उसकी, है ना। तो आपको झंडे नहीं उड़ानी है, आप इधर देखिए कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। एक बार मैं ट्राइंगल के अंदर आपको कॉन्ग्रुएंसी बता देता हूँ, है ना। 2 नंबर का एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त अच्छी तरीके से रटा होगा आपने, आई होप। और मुझे
मैं एक बार बता दूंगा तो आपको याद भी आ जाएगा। वो क्या रटा था उसको 2 नंबर पाने के लिए क्लास 10th में, शायद हो सकता है ABC, और ये आ गया आपका DEF। ये 2 ट्राइंगल मैंने आपको यहाँ बनाए हुए हैं, और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बता रहा हूँ। 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं? इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी कि सिमिलरिटी नहीं बता रहा हूं मैं, कॉन्ग्रुएंसी बता रहा हूं। इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि कौन करस्पॉन्डिंग, कौन AB, तो AB की करस्पॉन्डिंग हो गई DE। इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन 2 ट्राइंगल, इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, एंड हो जाएगा आपका AC इक्वल टू DF इन 2 ट्राइंगल्स इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and corresponding angles are equal, then we can say that these 2 triangles are congruent। हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। ठीक है, क्लियर है ना? ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। कौन सी प्रॉपर्टी बताई मैंने? कॉन्ग्रुएंसी की। इसके अलावा भी अपने पास बहुत सारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल हैं। SSS रूल है हमारे पास, एंगल साइड एंगल है, साइड एंगल साइड है। तो ये इन बेसिकली इन रूल से एक और रूल हमारा जो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन था। ठीक है ना? तो इन बेसिकली वो जो बेसिक रूल्स थे, इनसे हम क्या कर सकते हैं? 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं कि ये किसे अपना सॉल्व होगा। फॉर ईच ट्राइंगल, मैं आपको क्या बता रहा हूँ? सबसे पहले रिफ्लेक्स से बता रहा हूँ। फॉर ईच ट्राइंगल, हर एक ट्राइंगल, फॉर ईच ट्राइंगल T बिलोंग्स टू A, फॉर ईच ट्राइंगल T बिलोंग्स टू ए। हर एक ट्राइंगल, कोई से भी ट्राइंगल ले लो आप, जो कहाँ है? इस सेट A में है। बहुत सारे ट्राइंगल के सेट में से एक ट्राइंगल अपन ने लिए, उसके लिए क्या लिख रहे हैं? फॉर ईच ट्राइंगल T बिलोंग्स टू ए। हर एक ट्राइंगल जो सेट A का है, T इज कॉन्ग्रुएंट टू T। कोई सा भी ट्राइंगल होगा वो खुद के कैसा हो सकता है? कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। अभी खुद के क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ ABC, फिर दूसरा भी मैंने ये बना दिया आपका ABC, बनाने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये 8 मान लो, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 मान लो। साइड इक्वल है, एंगल अगर आपके यहाँ पे एंगल इक्वल है, ये एंगल है जो वो ये भी, और ये हमने 1 2 3 4 5 6, 1 4 के इक्वल, 2 5 के इक्वल, 3 6 के इक्वल है, और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ये होगा कि T जो होता है वो खुद के क्या कैसा हो सकता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। देयरफॉर हर एक T के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा TT कहाँ जाएगा? बिलोंग्स टू R, और क्या लिख देंगे अपन? देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि हर एक T, कोई से भी ट्राइंगल, वो खुद के कैसा हो सकता है? कॉन्ग्रुएंट। जब उसने रिलेशन की बात मान ली तो क्या बना लेगा? ऑर्डर्ड पेयर बना लेगा, तो TT कहाँ चला जाएगा? R। ऐसे T1 भी लेंगे तो T1 खुद T1 की क्या हो सकता है? कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो एक बात आपको यहाँ से समझ में आ जाती है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। जो रिलेशन दिया गया है, अगर किसी भी सेट में, चाहे वो सेट A हो, उसके हर एक एलिमेंट के लिए, अब यहाँ हर एक ट्राइंगल की बात कर ली थी मैंने, हर एक एलिमेंट के लिए अगर वो रिलेशन को फॉलो कर ले, रिलेशन था कॉन्ग्रुएंसी का, वही सभी ट्राइंगल अपने खुद के कैसा होता है? कॉन्ग्रुएंट रिलेशन फॉलो कर रहा है, तो उसका क्या बन जाएगा? सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बन जाएगा, और कहाँ चले जाएंगे? वो आर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं अपन सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? मान लीजिए एक ऑर्डर पेयर AB वो आर में है, और हमने ये प्रूव कर दिया, अगर AB आर में है तो प्रूव ये हो जाना चाहिए कि BAB कहाँ होगा? आर में होगा। समझ में आ रही बात आपको? नहीं आ रही है? मैं समझाता हूँ। देखिए, ये आर में क्या है? T1 और T2। T1 T2 belongs to R gives T1 is congruent to T2। T1 क्या है? T2 के कॉन्ग्रुएंट। तो इट गिव्स, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं, तो T2 भी क्या होगा? T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। भाई अगर मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ 2 ट्राइंगल बनाए थे आपके, कौन कौन से बनाए थे अपन ने? ये बनाए थे अपन ने ABC, ये बनाया था एक और कौन सा मैंने? DEF। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ABC DEF के क्या है? अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर ये T1
T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 दैट गिव्स एन ऑर्डर्ड पेयर T2 T1। ये कौन सा ऑर्डर्ड पेयर देंगे, जो पहले आएगा वो T2 T1 कहाँ चला जाएगा R, T1 T2 R में लेके चले थे और T2 T1 कहाँ चला गया, R में चला गया। यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि T2 T1 भी कहाँ है, R में है। इट मीन्स दैट द गिवन रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि ये रिलेशन भी क्या होगा आपका, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन की, जहां पर ये जो ए बी लिखा हुआ है ना मैंने, ए बी मतलब एलिमेंट ऑफ ये सब, जहां हम सेट ए से ले रहे हैं। ये ट्रांजिटिव रिलेशन जो है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। देखिए, अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे आर में है, जिसे मैं मान लेता हूँ T1 और T2, वो कहाँ है, आर में है। तो अभी क्या रिलेशन क्या बोल रहा है कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 और T1 T2 ने जितने भी ट्राइंगल है सब कहां से ले रहे हैं अपन, सेट ए से ले रहे हैं ना। ABC बिलोंग्स टू ए, मतलब सारे जो भी एलिमेंट है वो सब ए से आ रहे हैं। फिर दूसरे आप लीजिए T2 T3 अलग ले लीजिए, क्योंकि ए बी बी सी है, ये ए ये बी और सी हो गया। इसका मतलब है कि T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो क्या इन दोनों स्टेटमेंट से आप बता सकते हो T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, T2 के कॉन्ग्रुएंट है, और T2 किसके कॉन्ग्रुएंट है, T3 के। समझ में आ रही है, T1 T2 के, T2 T3 के। तो T1 किसके हो सकता है, T3 के। तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऑर्डर पेयर बनेगा T1 T3 जो कहाँ होगा, R में मिल जाएगा। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, R इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो रिलेशन लेके चल रहे हैं ना, ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। क्यों, क्योंकि इसके कोई से भी दो ऑर्डर्ड पेयर लो, उससे जो फर्स्ट थर्ड का जो है वो क्या मिल जाएगा, हमको वापस रिलेशन में मिलेगा। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कैसे प्रूव करेंगे, देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर। आप ए बी को मान लीजिए T1 एंड T2 बिलोंग्स टू आर, एंड that gives T1 is congruent to T2. Okay, T2 and T1 belongs to R. T1 belongs to R. That gives T2 is congruent to T1. आपको समझ में आ रही होगी कि T1 जो है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, T2 जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, T1 के कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दोनों सेम ट्राइंगल है ना, यानी कि बिल्कुल एक जैसे, उनकी लेंथ इक्वल है ना, उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो क्या हम उनको ऐसा बता सकते हैं कि T1 जो हो जाएगा T2 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि T1 T2 बोथ आर इक्वल, यानी कि बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग्स। दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो आपका रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन आपका साथ साथ में रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, और क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक भी। एंटी सिमेट्रिक भी आपका यहाँ क्या हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हम यहाँ बात करते हैं कि ये जो रिलेशन हमारा हो गया, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया है। तो इस तरीके से ये आई होप कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इनके बेसिस पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम देखते हैं। एक बात और मैं बता देता हूं कि कोई भी रिलेशन आपका आर अगर रिफ्लेक्सिव भी है, अगर वो सिमेट्रिक भी है, अगर ट्रांजिटिव भी है, तीन चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, एक तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, तीसरा अगर ट्रांजिटिव भी है ना। अगर ये तीनों है तो उस ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। कौन सा रिलेशन बोलेंगे अपन, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे अपन, है ना। यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी इक्विवेलेंस रिलेशन को, जब भी हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो केवल हमें उसको क्या बताना है कि आर, एक तो क्या है, आर जो है वो आपका, आर क्या है, आर हमारा जो है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है, दूसरा सिमेट्रिक है, तीसरा ट्रांजिटिव है, चौथा क्या है, तीन ही बताना आपको। इक्विवेलेंस के लिए आपको तीन ही बताना, कौन कौन से, एक तो रिफ्लेक्सिव बताना है, सिमेट्रिक बताना और एक ट्रांजिटिव बताना है। ठीक है,
इस तरीके से हम किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बता सकते हैं। आप इनको अच्छी तरीके से रीड करिएगा बुक की हेल्प से, और कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ समझते हैं।